हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी। आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुआयामी बहु सिद्धांत के बारे में। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो समझेंगे यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जैसे कि अभी वैकेंसी भी आ चुकी है, तो जिसमें ये वीडियो आपके लिए पीआरटी और पीजीटी सभी के लिए जो है इक्वली, जैसे रिसेंट में तो आपका सीटेट होने वाला है, तो सभी के लिए ये वैल्यूएबल है। तो समझेंगे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को। हार्वर्ड गार्डनर की जो सिद्धांत से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत से, मल्टीपल इंटेलिजेंसी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखें इन्होंने क्या है बुद्धि के जो मतलब एक डेफिनेशन दी है। इनके शब्दों में पहले समझेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से बुद्धि को बताया है, कितने कारक बताए हैं। बाद में इन्होंने स्टार्टिंग में तो इन्होंने 8 ही प्रकार की बुद्धि दी, लेकिन बाद में उसमें जोड़कर पहले 9, फिर अब रिसेंट में बात करें तो 13 तक इसकी संख्या पहुंच गई है। ठीक है, तो किस प्रकार से इन्होंने संशोधन किया, कितने प्रकार की बुद्धि बताई है। तो हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि के विभिन्न कारकों, यहाँ पर आपको जो है फोकस करना है कि ये बोल क्या रहे हैं। विभिन्न कारकों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि आपस में जो कह सकते हैं ना कि मिली जुली योग्यताओं का एक समूह है, मिली जुली योग्यताओं का एक मतलब मिश्रण है, एक तरह से ये कह सकते हैं, जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है। मतलब कई तरह की एबिलिटीज जो है इंक्लूड होती है उसमें। जैसे आप किसी भी मतलब एक फील्ड में नहीं, बहुत सारी मतलब कामों को करने में आप जो है एबल होते हो, सक्षम होते हो। तो जितने तरह के आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आप में उतनी ही प्रकार की जो है इंटेलिजेंसी या फिर बुद्धि पाई जाती है। किसके अकॉर्डिंग? बहुआयामी सिद्धांत, जिन्होंने हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग। अब बात करें, इन्होंने स्टार्टिंग में जैसे अपनी बुक लिखी थी, इन्होंने 1983 में, कब? 1983 में अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ द माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड का मतलब यानी कि माइंड का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस में इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धियों का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, और बात करें कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या देखिए, कहीं पर आपको 9 मिलेगी, 9 मिलेगी, जो हम आज यहाँ पर मतलब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, साथ साथ में कहीं कहीं पर इनकी संख्या बढ़ाकर आपको 13 का वर्णन कहीं कहीं पर मिलेगा। ठीक है, बात करें एग्जिट की, जो एग्जिट अभी भी एनसीईआरटी मानता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अभी भी आपको डिजिट मिलेगी या फिर इसका वर्णन मिलेगा, हार्वर्ड के अनुसार एनसीईआरटी में जो बुद्धि के प्रकार है वो अभी भी 8 ही प्रकार को मान्यता दी गई है। ठीक है, उसमें अभी भी 8 ही प्रकार बताए गए हैं। अब आगे मूव करते हैं। समझ लिया होगा आपने कि इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई और अभी प्रेजेंट में जो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में अलग अलग मतलब जो चीजें हैं, किस प्रकार से जो है उनकी क्षमताएं होती है बुद्धि की, उसे समझने की कोशिश करना। कि हार्वर्ड गार्डनर बताते हैं कि बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती है। ठीक है, यहाँ पर जब मैं अंडरलाइन कर रही हूँ अलग अलग को, तो इसका मतलब हो जाता है डिफरेंट टाइप मतलब एबिलिटीज। तो अलग अलग क्या होती है, क्या बताई है? मानवीय क्षमताएं बताई है। ठीक, दूसरा इन्होंने जो बुद्धि के बारे में बताया है, उसकी जो मतलब योग्यता होती है, विशेषता होती है एक तरह से, तो इन्होंने बुद्धि को एक स्थिर विशिष्टता, एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं स्पीयरमैन की थ्योरी में, तो स्पीयरमैन क्या बोलते हैं कि बुद्धि 2 ही प्रकार की होती है, जैसे सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि जो बच्चा मतलब जन्म से जिस बुद्धि को लेकर पैदा होता है वो सामान्य बुद्धि, और विशिष्ट बुद्धि जो कि मतलब बाद में अपने परफॉर्मेंस के द्वारा हम चीजों को सीखते हैं, उसमें मतलब ज्ञान को अर्जित करते हैं, तो वो होती है विशिष्ट बुद्धि। तो इन्होंने ये बताया है कि जो एक विशिष्टता मतलब मानने की जो परंपरा की सोच थी, उसकी इन्होंने आलोचना की कि ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि बुद्धि 1 या 2 प्रकार या फिर 1 प्रकार की नहीं हो सकती। बुद्धि तो जितना मतलब बच्चा परफॉर्मेंस करे, जितना भी उसमें काम करने की क्षमताएं हो, एबिलिटीज हो, उसमें उतने प्रकार की बुद्धि है। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का
एक समूह है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके अनुसार बुद्धि कई विशिष्ट योग्यताओं का समूह है। तो आप यहाँ पर सीधे जुड़ जाओगे, किसके साथ में समझ जाओगे कि ये कथन किसका है, हार्वर्ड गार्डनर का है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर, मतलब एक प्रकार, दो प्रकार, इस तरह से ना होकर वो कैसा है, वो बहुप्रकारीय है। ठीक है, वो मल्टीपल है। वो कैसा है, मल्टीपल है। ठीक, बात करें इन्होंने जो तीसरी योग्यता विशेषता उनकी बताई है बुद्धि की, तो गार्डनर ने कहा है कि किसी भी चीज को समझने या समझाने के, देखिए उन्होंने क्या बताया कि जो मतलब कोई बच्चा है, तो अगर हम ये समझे कि उसमें उसे मैथ आता है, मैथ में उसका दिमाग चलता है, तो क्या है कि मतलब उसकी मतलब फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी में उसका दिमाग नहीं चलेगा, है ना। या फिर कह सकते हैं कि उसका सब मतलब खेल कूद में सब अच्छा है लेकिन पढ़ाई में बेकार है, तो ऐसा समझ के मतलब उसको पढ़ाना छोड़ दे, जैसे भी है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि एक बच्चा सिर्फ एक फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो क्या वो दूसरे में अच्छा नहीं करेगा। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती है। उन्होंने कहा कि किसी एक चीज को समझने या समझाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उन्होंने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बुद्धि संबंधी कितने प्रकार की, 8 प्रकार की जो है उसमें योग्यताएं बताई है, जिनके बारे में अब हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप समझ गए इसका किस तरीके से इन्होंने जो है समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन सीधे आपसे डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा कि एक बच्चा है, कैसे है, एक बच्चा है, जो हम पहला डिस्कशन यहाँ पर पहले प्रकार की बुद्धि समझेंगे। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि एक बच्चा है जिसे दिशाओं का ज्ञान है, जिसे जो है चार्ट, वीडियो, चित्र, बादल की आकृति आदि को समझने की बहुत अच्छी समझ है। मतलब उसे इस तरह की चीजें, जैसे उतने बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि बादल को देखकर उसमें बता देते हैं कि देखो जैसे घोड़ा बन रहा हो, जैसे जो है भगवान जी का जैसे मुंह लग रहा है। तो ऐसे देखने की किसी किसी के अंदर जो है एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इस तरह की जो एबिलिटीज रखते हैं, तो उनमें कैसी प्रकार की बुद्धि होती है, उसमें दृश्य, स्थानिक या फिर कह सकते हैं कि आकाशीय योग्यता होती है, जिसे हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विजुअल स्पेशियल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो बुद्धि रखने वाले बच्चे होते हैं, वो किस प्रकार की, हम कहेंगे कि उसमें किस प्रकार की इंटेलिजेंस है, उसमें दृश्य स्थानिक बुद्धि है। क्यों, क्योंकि वो कैसा है, वो दिशाओं को समझना, दिशाओं का ज्ञान उसे है अच्छा, उसे चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, मैथ बहुत अच्छे से मतलब उसे समझ में आ जाता है, उसे वीडियोग्राफी, वीडियो चित्र बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, बादलों की आकृति, इस तरह की मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो जिस तरह की उसका इंटरेस्ट है, जिस तरह की उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ये कहते हैं कि उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो उसमें दृश्य स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। बात करें नेक्स्ट यहाँ पर कि कुछ बच्चे या फिर कुछ व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जिनके भाषण बहुत अच्छे होते हैं, और जो हम कह सकते हैं कि अपने आप में जैसे कि प्रसिद्ध लेखक या फिर कवि या फिर अच्छा वक्ता या फिर कोई प्रसिद्ध नेता। ठीक है, रिसेंट में हम बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। तो बात करें जो अगर ऐसी किसी के अंदर एबिलिटी है, इस प्रकार की दक्षता है, खासकर ऐसी परफॉर्मेंस उसकी है, तो इस फील्ड में, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग होती है, उसमें होती है शाब्दिक भाषाई संबंधी बुद्धि, है ना, वर्बल लिंग्विस्टिक यानी कि वो बोलने और लिखने में बहुत अच्छा होता है, उसकी लेखन कला, उसकी शाब्दिक शैली बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रही हो, उसकी रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग, इस तरह की जो है उसमें एबिलिटीज पाई जाती हैं। ठीक, पिक्चर के साथ में रिलेट करके आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो बहुत अच्छे से, बहुत होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा रिसेंट में तो जैसे मोदी का एक ही मतलब डायलॉग चला हुआ है, मोदी की गारंटी, तो ये मतलब जिसने जो बोल दिया वो चल जाता है, एक तरह से उसकी शैली बहुत अच्छी होती है। तो ये वही बात है कि किसी किसी में ये मतलब एबिलिटीज होती है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है, उसमें शाब्दिक या फिर भाषाई बुद्धि संबंधी योग्यता है। नेक्स्ट यहाँ पर है तार्किक गणित संबंधी योग्यता।
यानी कि लॉजिकल, मैथमेटिकल, इसमें बहुत मतलब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बच्चा है जिसमें तार्किक गणित संबंधी योग्यता है, जैसे कि अगर बात करें कि वो मैथ के पैटर्न को बहुत अच्छे से पहचान लेता है, समस्याओं का मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन होती है उनको विश्लेषण कर कैलकुलेशन करने में बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की तर्क करने वाली या फिर कैलकुलेशन करने वाली एबिलिटीज अगर किसी बच्चे के अंदर है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर होगी, कैसी? तार्किक गणित संबंधी बुद्धि। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पिक्चर के साथ में कुछ बच्चे हैं खेल रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे हैं खेल रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं डमी की तरह बैठे रहते हैं, उनमें मतलब उछल कूद करने की जैसी कोई भी मतलब योग्यता नहीं होती। कुछ बच्चे होते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, अपने हाथों पैरों को इस तरीके से मूव कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, गुलाटी खाते हैं, मतलब इस तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि जो जिम्नास्टिक टाइप के होते हैं, बहुत तरह की एक्टिविटी वो करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी उसमें मतलब एक तरह से बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही मूवेबल होती है, वो अपने सभी पार्ट्स पर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा जो है कुशल होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी करने वाले, इस तरह की योग्यता रखने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? उनमें शारीरिक क्रियात्मक योग्यता पाई जाती है ना, जिसे हम बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर पांचवी प्रकार की जो बुद्धि है जिसमें आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक बच्चा है जो मतलब वाद्य यंत्रों के जो मतलब लिरिक्स होते हैं, साउंड होती है, ध्वनि होती है, उनको बहुत अच्छे से समझता है। और कोई कोई बच्चा है कि हर एक धुन पर जो है गाना निकाल देता है। कोई कोई बच्चा है संगीत से बहुत प्यार करता है और उसके पैटर्न को, लय को, रिदम को बहुत अच्छे से जो है समझता है। तो इस प्रकार की बुद्धि रखने वाला अगर कोई बच्चा है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है? तो उसमें संगीतात्मक योग्यता यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंसी है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं बहुत से बच्चे होते हैं म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, जिसको जो सुबह की प्रेयर है वो अच्छे से याद होती है, बहुत सारे गाने भी याद होते हैं, बहुत सारे डायलॉग याद होते हैं, शेरो शायरी याद होती है। तो इस तरह के बच्चे उनका अलग ही इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट के साथ में कह सकते हैं क्यों होता है? क्योंकि उसमें इस प्रकार की बुद्धि होती है, इस वजह से उसमें ऐसा इंटरेस्ट होता है। तो अंतर व्यक्ति जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट हर बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में स्पेशली कंफ्यूजन होता है, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतर व्यक्तिक या पारस्परिक योग्यता। अंतर व्यक्तिक या पारस्परिक योग्यता इंग्लिश में ध्यान रखना बहुत ज्यादा इजी होता है। आप इसे इंटरपर्सनल से ज्यादा याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? इंटरपर्सनल से, इंटरपर्सनल से। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरपर्सनल से आप इसे याद रखें। इस प्रकार के जो इंसान होते हैं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, उनमें एक खास योग्यता होती है। उनमें ये योग्यता होती है कि वे दूसरे के विचारों को और दूसरे की भावनाओं को, इच्छाओं को समझने में बहुत माहिर होते हैं। उनको वो सलाह देने में, उनकी वो हेल्प करने में, परामर्श देने में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे होते हैं। जैसे कि कुछ बात करें, कुछ लीडर आपने ऐसे देखे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजिंग ऐसे कुछ होते हैं, कम्युनिकेटिंग, बहुत सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐसे जो है मोटिवेशनल मतलब मोटिवेटर आपको लोग मिल जाते हैं। जैसे सेलिंग वाले जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो कपड़े या फिर कुछ भी मतलब बेचने के काम करते हैं, वो भी इसी तरह का मतलब कस्टमर का दिमाग पढ़ते हैं, तो वो उसके साथ में डीलिंग करते हैं। इंटरव्यू में भी ऐसे ही होता है कि सामने वाले के दिमाग को पढ़ पढ़कर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब यहाँ पर क्या है कि आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि इस प्रकार की जो क्षमता है अगर किसी बच्चे में है तो उसमें कैसी बुद्धि होती है? उसमें होती है अंतर्व्यक्तिक या फिर पारस्परिक योग्यता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में दूसरे व्यक्ति जो सामने हैं
जो सामने व्यक्ति है उसकी इच्छाओं को समझा जाता है, उसकी भावनाओं को समझा जाता है, उसे समझकर उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर दिया जाता है, सलाह दी जाती है, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। बहुत से बड़े बड़े नेता इसी तरह का मतलब जो जनता होती है उसको समझती है, उसकी नब्ज को समझती है कि इनको क्या चाहिए, उसी तरह के वो बड़े बड़े वादे करते हैं। क्यों? एक तरह से उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है, उनमें अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है। चलिए आगे समझते हैं। इसी के बिल्कुल सिमिलर जो है और थोड़ा सा डिफरेंस रखने वाला अंतराव्यक्तिक, अंतराव्यक्ति जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल बुद्धि वाले कैसे होते हैं? ये दूसरों पर काम नहीं करते। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वह बच्चा जो सिर्फ अपने पर काम करता है, अपनी इच्छाओं अपनी खामियों पर काम करता है, अपनी गलतियों को सुधारने पर की कोशिश करता है ना, और अपने आप की योग्यता को बढ़ाने का काम करता है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है? तो ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है? अंतर्व्यक्तिक, यानी अपने अंदर झांककर अपनी कमियों अपनी खामियों पर काम करना, अपनी योग्यता को बढ़ाने का काम करना। जैसे यहाँ पर एक ये बच्ची है, ये मेडिटेशन कर रही है ना, ये जो है अपनी राइटिंग स्किल पर काम कर रही है, ये अपना जो समय है वो पेंटिंग ड्राइंग इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट कर रही है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप में खोए रहते हैं। पहली विशेषता ये होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें वह अपनी भावनाओं संवेगों और परिणाम पर जो है नियंत्रण करते हैं। ठीक, चलिए बात करें कि 8वीं प्रकार की बुद्धि, ये किस प्रकार की बुद्धि होती है? प्राकृतिक योग्यता। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, जैसे अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि एक मतलब बच्चा है जिसे मतलब खेती में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पेड़ पौधों और प्रकृति का उसे बहुत ज्यादा ज्ञान है, फूल पत्तियों का बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है? तो उसमें प्राकृतिक बुद्धि है। ठीक है, ये बहुत मतलब इजी है, सिंपल है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताई है, तो तब आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए अस्तित्ववादी, ये किस प्रकार की बुद्धि होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, पृथ्वी पर जितने भी मतलब ऐसी चीजें हैं, ऐसे कारणों के लिए वो खोज करते हैं। जैसे अगर बात करें तो जो पारलौकिक चीजें हैं, जो पारलौकिक विषय वस्तु है, या फिर कह सकते हैं कि जो संसार से परे है ना, संसार की वस्तु पर वो कम ध्यान केंद्रित करते हैं, वो पारलौकिक पर ज्यादा करते हैं। बात करें जैसे कि जन्म की, मृत्यु, ईश्वर, पृथ्वी का अस्तित्व, इस तरह की मतलब चीजों पर वो ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में, और इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि वालों का जो इंटरेस्ट होता है वो इन चीजों में ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा है 9 प्रकार की बुद्धि को। अब यहाँ से हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पर ही समझा था कि जो सामान्य बुद्धि है उसकी अवधारणा की आलोचना किसने की है, और एक वैकल्पिक यानी कि कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की नहीं, मल्टीपल इंटेलिजेंसी का इन्होंने एक ऑप्शन रखा, बताया कि एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, मल्टीपल तरह की होती है। तो वो थे हमारे हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का जो है समर्थन करता है। तो आपको बताना है कि अभी जो हमने सिद्धांत पढ़ा है, तो उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं कि जो शिक्षार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एक तरीके से नहीं, विभिन्न तरीकों से सीखने की योग्यता उनमें होती है। तो जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है कि बुद्धि बहुआयामी होती है। कैसी होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है और वह समय के साथ बदल सकती है। ठीक है, क्या समय के साथ बदली जा सकती है, बदल सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विविधता के साथ में जाती है, बच्चों का समर्थन करती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? अब आपको आलोचना बतानी है। आलोचना की बात करें तो इसकी कुछ आलोचना जो कि हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, जो की गई है, कुछ आलोचना इस प्रकार है कि देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सी आलोचना है। ठीक है ना,
तो हम बात करते हैं कि बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में उपलब्ध कराती है। देखो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, तो बिल्कुल देती है ना। यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। बात करें कि क्या बहुबुद्धि केवल एक अपने आप में नकारात्मक यहाँ पर जो है वर्ड है, तो केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहती है? नहीं, हम यहाँ पर हमने ये देखा है कि बच्चों में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं होती है जो कह सकते हैं कि बच्चे व्यवहार के तौर पर बहुत सी चीजें सीखते हैं, वो भी अपने आप में जो है उनकी इंटेलिजेंसी का एक रूप माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 4 क्वेश्चन की। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों जो भिन्न प्रकार की बुद्धियां हैं उनका मापन संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है कि यह सभी 7 बुद्धियों का समान महत्व नहीं देता है, या फिर यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या फिर यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो देखिए जी के अनुकूल नहीं है, ये बात हमने पढ़ी है, लेकिन क्या ये इसकी आलोचना है, इस वजह से हम इसको वैध नहीं कह सकते? नहीं, हम इसको वैध इसलिए नहीं मान सकते कि जितने भी प्रकार के अगर किसी बच्चे में इंटेलिजेंसी है, चाहे वो खेलने कूदने संबंधी, पढ़ने संबंधी, कितने भी कामों को करने संबंधी हो, तो क्या हम उसे माप सकते हैं? क्या उनका मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि इस अभाव में, क्योंकि हर तरह की बुद्धि को नहीं मापा जा सकता है, तो इस अभाव में हम कह सकते हैं कि वो वैध नहीं मानी जा सकती। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा मतलब मैथमेटिकली अच्छा है और बोलता भी बहुत ज्यादा है, बोलता भी बहुत अच्छा है, तो चलो हम उसके आईक्यू लेवल को तो टेस्ट कर लेंगे, वो मैथ में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन क्या उसकी लैंग्वेज को भी हम जो है टेस्ट कर लेंगे कि वो इतना मतलब इसकी जो स्किल्स है वो कितने उसमें हम मतलब उसको नंबर कैसे निकाल के हम लाएंगे? तो ये हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा इससे संबंधित नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है, यह विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती है, या फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत की हम बात करें तो इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण में जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सी ये कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो जो है वो एक ही क्षेत्र में जो है अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, वो लगभग सभी क्षेत्रों में जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इसकी आलोचना में जो कहा गया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज, पेड़ पौधों पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता कहलाती है, उसमें इस प्रकार की योग्यता अगर किसी बच्चे में है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि होगी, उसमें किस प्रकार की बुद्धि होगी, हमने तभी समझा था उसमें बुद्धि होगी कैसे, प्राकृतिक बुद्धि। तो हमने यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है, पूरे उसके साथ में जो है क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया है। आई होप क्लियरली आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में चलिए मिलेंगे आपके साथ में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।